कल मैंने जो जो काम करवाया था, पहले मैं ज़रा उसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, बल्कि फिर मैं आपको रिकैप देता हूँ। कल हमने सिर्फ इतना काम किया था, 8 लाइनें लिखी थी, ठीक है। लेकिन इन 8 लाइनों में बिहाइंड द सीन कुछ बातें समझी थी, क्या है और क्या मुराद है, क्यों वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये सारे काम हमने कल डिस्कस किए थे। इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी भी आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमने स्टार्ट क्या किया था, जस्ट टू रिकैप, पहले 2-3 मिनट में लूंगा रिकैप करने के लिए जो कुछ हमने कल कवर किया था। हमने ये कहा था जी कि वेबसाइट डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हम कोई भी, जैसे हमारी एक वेबसाइट है, किसी भी बिजनेस की प्रमोशन के लिए, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए हमें वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने हैं तो आपको इतना तारुफ तो सबको होगा ही कि वेबसाइट क्या होती है, और आपने मोस्टली अपनी अब तक जिंदगी में बहुत सारी वेबसाइट को देखा भी होगा, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, ठीक है। तो नॉर्मली अल्टीमेटली हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है जिनको हम ऑनलाइन कोई भी एक लिंक गूगल पे पेस्ट करें या गूगल पे सर्च करें तो हमारे पास इस तरह की वेबसाइट खुलती है। और उस वेबसाइट पे क्या होता है बेसिकली, या तो कोई किसी बिजनेस की प्रमोशन होती है, या कोई ऑनलाइन सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं आप, या इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें 3 से 4 लैंग्वेजेस की जरूरत है। एक HTML, दूसरी CSS, तीसरी जावास्क्रिप्ट, चौथी जेक्यूरी अलग से लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट ही है, और साथ में बूटस्ट्रैप। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था HTML से, यानी इस तरह की कोई भी वेबसाइट है, ये एक फेमस है। आपके जहन में अगर कोई अच्छी सी वेबसाइट आती है तो आप बता दें, हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। एक Amazon वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन सेल एंड परचेज करते हैं। अली एक्सप्रेस आपने देखी होगी, ये भी नहीं देखी तो आपने दराज तो देखी होगी। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं वेबसाइट्स की। तो ये किसी न किसी वेब डेवलपर ने ये वेबसाइट्स बनाई हैं, और लोग इन वेबसाइट्स की बेस पे लाखों करोड़ों का बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने का या वेबसाइट बनाना सीखने का क्या पर्पस हो सकता है कि आप एक तो वेबसाइट बना के किसी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं एज अ वेब डेवलपर, दूसरा आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, तीसरा खुद से अपना कोई बिजनेस या इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी वेबसाइट्स की एग्जांपल्स हैं। जैसे ये दराज की एक किसी वेब डेवलपर ने बनाई होगी। इसी तरह अली एक्सप्रेस है, चाइना की सबसे बड़ी बिग जाइंट, ई कॉमर्स जाइंट जिसे बोलते हैं, ये भी एक वेबसाइट है। तो ये सारी की सारी वेबसाइट जो है ये बनती किस में है बेसिकली, मैंने लास्ट टाइम 2-3 चीजें लिस्ट करके दी थी आपको कि वेबसाइट के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें सीखना होता है HTML, ये प्राइमरी चीज है, इसके बगैर आप वेबसाइट डेवलपर बन ही नहीं सकते, ठीक। दूसरी चीज है CSS। CSS बेसिकली स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। स्टाइलिंग का मतलब ये है कि डेकोरेशन, किसी चीज का कलर चेंज करना, उसकी विड्थ चेंज करना, उसकी हाइट चेंज करना, उसका बैकग्राउंड, उसकी अपीयरेंस चेंज करना, ठीक है। और इसके अलावा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसके लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली, किसी वेब पेज पे इंटरेक्टिविटी ऐड करने। बटन पे क्लिक किया तो बटन ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कोई स्लाइडर करना है तो स्लाइडर ने कैसे चलना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा का पूरा मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा बॉक्स बनता HTML में है, लेकिन इसकी जो डेकोरेशन है, यानी इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक, ये कैसा दिखना चाहिए, तो ये जो स्टाइलिंग है या मेकअप है, ये होता है CSS में। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो HTML में, जो मेकअप है वो CSS में। और फिर जो इसकी फंक्शनैलिटी है यानी इंटरेक्टिविटी, यानी अभी देखें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्लाइडर मूव कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसी तरह यहाँ पे देखें आप, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्लाइडर मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे किसी ड्रॉप डाउन में जाएं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा, ये जब मैंने इस पे हॉवर किया तो ये इस तरह का बड़ा सा पॉपअप जो है ना वो अप हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ साइन इन पे तो ये एक बॉक्स यूं स्क्रीन पे पॉपअप हो गया। तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिविटी ऐड करना। इंटरेक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज के साथ इंटरेक्शन करें, उस पर क्लिक करें, उस पर माउस हॉवर करें या किसी की को दबाएं तो वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड करे। जैसे कोई बॉक्स खुल जाना, कोई मेन्यू खुल जाना, कोई ड्रॉप डाउन हो जाना। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, जावास्क्रिप्ट में होती हैं। इसके अलावा 3-4 चीजें और ऑप्शनल है। एक है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, बल्कि HTML और CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करते हैं, ताकि आप जो वेबसाइट बनाए वो आपकी वेबसाइट सारी डिवाइसेस पे कंपैटिबल हो, इजीली ओपन हो सके। तो ये चीजें हमने सीखनी है। हमने कल स्टार्ट किया था सबसे पहले किससे,
HTML से स्टार्ट किया था। ये चूंकि रिकैप है इसलिए मैं बड़ा क्विकली वो कर रहा हूँ, इसको गुजार रहा हूँ क्योंकि ये पहले डिस्कस हो चुके कल। तो हमने HTML से स्टार्ट किया था। HTML इज अ लैंग्वेज। तो मैंने कल भी स्टूडेंट्स को ये बताया था कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज के सीखने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी होती है। यानी कोई भी लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप नॉर्मली, हम सब की मादरी जुबान उर्दू होती है, पंजाबी होती है, हिंदको होती है, पश्तो होती है, फारसी होती है, जो भी होती है। अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहें, लेट्स सपोज इंग्लिश सीखना चाहें, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि आपको ग्रामर, और ग्रामर में भी दो चीजें, एक तो आपको वोकेबलरी की जरूरत पड़ती है और दूसरा आपको ग्रामर के रूल्स का पता होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक, तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आप सबको पता है कि आप सबको समझ आ गई है। अगर मैं कहूँ गो टू आई स्कूल, डज इट मेक एनी सेंस? हालांकि वर्ड्स तो सारे वही इस्तेमाल किए एक भी, लेकिन अल्फाज की जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब कर दी है मैंने। तो वो चीज क्या बन गई? वो सेंटेंस क्या बन गया? मीनिंगलेस हो गया। तो HTML भी एक लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको दो चीजें जरूरत होंगी। पहली वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब क्या होता है? वो अल्फाज जो उस लैंग्वेज में कोई रिकग्निशन, कोई पहचान रखते हैं। ठीक, और दूसरा, सिर्फ अल्फाज का जानना जरूरी नहीं है, अल्फाज को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना भी इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रामर रूल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो HTML में हम ये दो चीजों पर फोकस करेंगे। और एक तो वो वर्ड सीखेंगे। मैंने कल ये भी आपकी इंकरेजमेंट के लिए बताया था कि ये भी परेशान नहीं होना कि जो वोकेबलरी है वो अंग्रेजी की तरह कुछ पता नहीं, कोई 1000 वर्ड्स होंगे, कुछ 15 से 20 वर्ड सीखने होंगे आप, इससे ज्यादा नहीं। और फिर उनकी प्लेसमेंट या अरेंजमेंट भी इतनी आसान है, बिल्कुल हायरार्किकल है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन हायरार्की एग्जिस्ट करती है। 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल इतना आपको समझ आ गया जी कि HTML is the first step, then we will move to the CSS, then we will move to the bootstrap, and then we will move to the जावास्क्रिप्ट। ये 4 या 5 चीजों को मिला के हम फुल फ्लेज वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे, और वो वेबसाइट बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी जैसे हम ये दराज की देख रहे हैं, जैसे अली एक्सप्रेस की देख रहे हैं, जैसे अमेजोन की देख रहे हैं, जैसे सुपरटेक की देख रहे हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट आपने कभी देखी होगी, उस तरह की वेबसाइट बनाने के हम काबिल हो जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये तो था इंट्रोडक्शन। इसमें कोई सवाल किसी का, स्पेशली जो कल नहीं आए थे, जिनका आज पहला दिन है, ये जस्ट मैंने कल के पूरे लेक्चर को 5 मिनट में समेटा है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? ये इशू क्लियर है कि वेबसाइट होती क्या है और हम क्यों बनाते हैं और कैसी दिखती है, आउटपुट किस तरह की दिखती है ऑब्वियसली। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि HTML हमने पहले सीखनी है, हमने बता दिया। तो HTML सीखने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहां लिखना है VS कोड। ठीक है, VS कोड का मतलब फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो, अच्छा ये याद रखिएगा, एक होता है सिर्फ विजुअल स्टूडियो, आपने वो डाउनलोड नहीं करना कहीं किसी ने बैठ जाना, ठीक है, वो सारा दिन लगाएगा। एक होता है विजुअल स्टूडियो और एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VS कोड भी बोलते हैं। तो आपने गूगल पे ये टाइप करना है, ये जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी, आपने इसे ओपन करना है और आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज करना है। आप में से सब ने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होगा, तो आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह की एक फाइल आपको मिल जाएगी, ये वाली। आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन विजार्ड। क्या कहते हैं इसे? इंस्टॉलेशन विजार्ड। विजार्ड क्या होता है अगर नहीं पता? तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेड प्रोसीजर दैट यू फॉलो टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। यानी कोई भी, किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन विजार्ड। यानी जब आप, पहला स्टेप क्या है? आपने गूगल पे जाना है, VS कोड लिखना है और डाउनलोड फॉर विंडोज करना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी, तो मैंने कल डाउनलोड की थी इसलिए मेरे डेस्कटॉप पे सेव थी, तो जब डाउनलोड होगी तो आपकी भी या तो डाउनलोड्स के फोल्डर में चली जाएगी या डेस्कटॉप पे आ जाएगी। आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन विजार्ड को आपने फॉलो करना है, यानी कह रहा है आई एक्सेप्ट द, वो कह रहा है ये एग्रीमेंट है। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनकी पॉलिसी को एग्री करना होता है। आई एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। ये जितने भी चेक बॉक्स हैं सारों को आपने चेक रखना है। ठीक, फिर आपने, ये विजार्ड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हर स्टेप पे मुझे गाइड कर रहा है आप क्या करना है। नेक्स्ट, ये काम करके आप नेक्स्ट, फिर ये काम करके आप इंस्टॉल। तो वंस इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीट्स, जब इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीट हो जाता है तो हमारे सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल हो जाता है। VS कोड है क्या भला? ये कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल, ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हम कोड को एडिट करते हैं। एडिट करने का मतलब चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या नया कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे को पूछे कि VS कोड क्या है तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
VS कोड क्या है? 2 मिनट नहीं हो यार। हाँ, वो इंस्टॉलेशन विजार्ड है ना, वो इंस्टॉलेशन विजार्ड किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। VS कोड है बेसिकली कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? क्या है जी VS कोड? तो चुप क्यों कर जाते हैं और परेशान क्यों हो गए खुदा के बंदे? बड़ा इजी और रिलैक्स होकर बैठे। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ, ये कल वाली बातें रिपीट कर रहा हूँ। जब आज के लेक्चर में पहुंचूंगा तो फिर स्लो डाउन हो जाऊंगा। कल इनसे पूछे, घंटा लगता है मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। परेशान नहीं होना, जो चीज समझ ना आए मुझे रोक लें। 3 दफा पूछें, 6 दफा पूछें, 10 दफा पूछें, ये स्कूल नहीं है बिल्कुल ना कॉलेज हमारे ट्रेडिशनल जैसे। दूसरी दफा टीचर से पूछो तो आगे से मत्थे लगता है या लगती है। ठीक है, तो कि तुमने सवाल क्यों पूछा, मुझे पढ़ाने दो। तो इधर जितनी मर्जी दफा सवाल पूछें, जितनी मर्जी दफा मुझे रोक लें, जितनी मर्जी दफा मुझे कहें जी कि आप ये चीज दोबारा बता दें, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ, ये ये सारी चीजें। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो मुझे कह रहा है कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, यानी विजुअल स्टूडियो कोड को रन करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो मैं इसे अनचेक करता हूँ, नहीं मैं खुद मैनुअली ओपन करूंगा। अगर आप इसे करेंगे, फिनिश करेंगे, तो खुद ब खुद ओपन कर देगा VS को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैनुअली ओपन करूंगा। तो ये आखिरी चेक बॉक्स आप ऑफ कर दें और इसे क्या कर दें, फिनिश कर दें। जब आपने फिनिश कर दिया तो आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल हो चुका है? आप सिंपली यहाँ से कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करें। जिसको विंडो की का नहीं पता, ये छोटी सी खिड़की बनी होती है, ठीक है। इस विंडो की को प्रेस करें, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा और इस स्टार्ट मेन्यू आप दोबारा लिखें VS। सिर्फ VS लिखेंगे तो वो VS कोड को ढूंढ के ले आएगा, ठीक है, सर्च से। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन नहीं करना, बल्कि आपने ये राइट साइड पे आके न्यू विंडो पे क्लिक करना है। आपके पास घर में कंप्यूटर है बेटा, लैपटॉप है या सिस्टम, और उस पे विंडो कौन सी हुई है, 8, 10 या 11? 10 हुई है, देन इट्स ओके। इसी तरह का इंटरफेस लगेगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आपके पास लैपटॉप है, विंडो 10 है, 11 है, देन गुड। किसी के पास 8 वाला वर्जन तो नहीं है, 7, 8 वाला, सबके पास 10 ही है, दैट्स गुड। तो आप VS कोड को कैसे ओपन करेंगे? विंडो की प्रेस की और यहाँ पे लिखा VS और यहाँ पे राइट साइड पे न्यू विंडो पे क्लिक किया। जब आपने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और ये वो VS कोड का सॉफ्टवेयर टूल है जिसपे आप क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। इसका इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? आपसे अगर कोई बंदा इंटरेक्ट करे तो सबसे पहले आपको पहचानने के लिए वो क्या देखता है? आपका चेहरा देखता है, चेहरे से ही आपकी पहचान होती है। वो चेहरा आपका क्या है? बेसिकली इंटरफेस, जो सबसे पहली चीज किसी के सामने अपीयर होती है जब आप किसी के सामने जाते हैं। तो ये इस विजुअल स्टूडियो कोड का क्या है? इंटरफेस है, यानी इसकी शक्ल है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहली शक्ल जो हमें दिखती है वो क्या कहलाती है? ये किसका इंटरफेस है? विंडो का इंटरफेस। दैट्स गुड। डेस्कटॉप किसका इंटरफेस है? कि जब आप विंडो ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको किस चीज की शक्ल दिखती है? वर्ड उसकी, डेस्कटॉप। ठीक है, तो इंटरफेस समझ आ गया क्या बात है, क्या हुई है, क्या चीज होती है? वेल, तो ये आपका VS कोड का इंटरफेस है। इसमें 2 चीजें आपको सिर्फ मद्देनजर रखनी है। ये ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है ना, फाइल एडिट सिलेक्शन व्यू, इसको हम टूल कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको आप टूल बार कह सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये टॉप वाला जो काम है ना, ये जो 2 फाइलों के आइकन बने में, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक पैन एक्सपैंड हो जाएगा। पैन, मैंने लफ्ज बोला पैन, इसको कहते हैं एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर। यानी पैन का मतलब एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा सेक्शन कह ले, अ पार्ट ऑफ अ विंडो, ठीक है। तो अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, अगर ये पहले से ओपन हुआ होगा तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हुआ होगा तो ओपन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सपैंड या कोलैप्स होना। ये एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया, ठीक, एक्सपैंड कोलैप्स। तो सबसे पहले जब मैंने इसे ओपन किया तो मुझे कह रहा है जी कि यू हैव नॉट येट ओपनड अ फोल्डर, और साथ में बटन पे कह रहा है ओपन अ फोल्डर। मुझे कह रहा है कि आपने अभी तक कोई फोल्डर ओपन नहीं किया। तो खैर 2 स्टेप्स आपको मैं बता चुका हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपने VS कोड इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद VS कोड ओपन करना है और उसका इंटरफेस आपके सामने आ जाना चाहिए। स्टेप नंबर 3, कोशिश किया करें कि जब तक आप बिगिनर है ना, मतलब जाहिर है आपका फर्स्ट टाइम आप ये HTML पढ़ रहे हैं, तो आप एक कॉपी या रजिस्टर अपने पास रखें, तो सिर्फ स्टेप्स लिख लिया करें, ताकि आप नॉर्मली, ये वैसे साइंस कहती है कि जो चीज आप लिख लेते हैं ना वो सब कॉन्शियसली आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है और ज्यादा पुख्ता तरीके से स्टोर हो जाती है। तो स्टेप्स लिख लिया करें नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए। हर चीज लिखने की मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, पर एटलीस्ट जो स्टेप्स आपको लगे कि मुश्किल। तो स्टेप नंबर 1 इंस्टॉलेशन, स्टेप नंबर 2 VS कोड को ओपन करना और उसका इंटरफेस देखना। स्टेप नंबर 3, आप एक नया फोल्डर बनाएंगे और उस नए फोल्डर में
उस नए फोल्डर का कोई भी नाम दे दें आप, मैं इसे कह देता हूँ जी फॉर एग्जांपल वेब टेस्ट या web1 कह देता हूँ। अब आपने देखा होगा कि ये web1 का फोल्डर है। आपने देखा होगा कि जब मैंने VS कोड को ओपन किया था ना, तो मुझे कह रहा था कि आपने कोई फोल्डर ओपन नहीं किया हुआ, और साथ कह रहा था ओपन अ फोल्डर। ठीक, तो मेरे पास फोल्डर कोई बना हुआ नहीं था, या बने हुए भी थे तो हर एक अपने अपने मकसद के लिए बने हुए, किसी और ने बनाए हैं। मेरा कोई डेडिकेटेड अपने काम के लिए कोई नया फोल्डर। तो ये बात याद रखनी है कि आपने जब भी वेबसाइट बनाना शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने अपना एक नया फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद नया फोल्डर बना लिया मैंने। अब मैं दोबारा VS कोड को ओपन करता हूँ, न्यू विंडो पे जाता हूँ, और न्यू विंडो पे जाने के बाद अब जब मैं इसे यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, जो लफ्ज मैं बोल रहा हूँ आपसे जब जवाब पूछूं तो आप इन्हीं अल्फाज के साथ जवाब देंगे। आपकी इंशाल्लाह कोर्स के इख्तिताम पे अंग्रेजी भी आधे से ज्यादा सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वर्ड किसी का जवाब खुद से नहीं देना, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उन्हीं वर्ड में जवाब देने हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लोरर पैन को एक्सपेंड किया। क्या बोला मैंने? एक्सप्लोरर पैन को एक्सपेंड किया। अब क्या किया? एक्सप्लोरर पैन को कोलैप्स कर दिया। ठीक है, दैट्स गुड। अब वो कह रहा है ओपन अ फोल्डर, मैंने इस पर क्लिक किया। इसको क्या कहते हैं? फाइल चूजर डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अगर ये नाम याद नहीं रहते तो मैं बार बार बोलूंगा, आपको याद रहेंगे, लेकिन मैं एक चीज पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, वही लफ्ज यूज करें जिस लफ्ज जो उसके लिए बना है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, ये नहीं कि अपना करेले को टिंडा और टिंडे को करेला कह ले। तो अब यहाँ पे मैं नेविगेट करूंगा। आई रिपीट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? नेविगेट कर रहा हूँ। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है? गूगल मैप सबने यूज किया है ना, सबने यूज किया है ना। तो गूगल मैप पे क्या कर रहे होते हैं आप? नेविगेट कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे मैंने इंस्टीट्यूट की डायरेक्शन किसी बंदे को भेजी, उसने मैप ओपन किया, तो वो मैप को फॉलो करके इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे? ही इज नेविगेटिंग द मैप टू रीच द डेस्टिनेशन। गॉट इट? तो मैंने फाइल चूजर ओपन हुआ, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये सारे पॉसिबल फोल्डर्स, फाइल्स और ड्राइव्स मौजूद हैं। तो मैं क्या करूंगा? नेविगेट करूंगा टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम वेयर आई हैव टू पिक अप द फोल्डर। तो डेस्टिनेशन मेरी कहाँ पे है? डेस्कटॉप। मैंने यहाँ से पिक किया, और किस फोल्डर को ओपन करना है? वेब 1 को। इसे क्लिक किया और सेलेक्ट अ फोल्डर। अगर सारे नाम याद ना भी रहे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ जब मैं डेली वो इस्तेमाल करूँ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि हमें यही नाम इस्तेमाल करना। तो अब आप अगर आप देखें, ये इन चीजों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई हैं, कुछ पेड है कुछ नॉन पेड है। तो पेड की सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गई है, तो पैसे मांग रहे हैं मुझसे, व्हिच आई डोंट वांट टू गिव। तो अब जब मैंने फोल्डर ओपन किया तो कैन यू सी दिस? एक्सप्लोरर के बाद उस फोल्डर का नाम आ रहा है जिस फोल्डर को मैंने ओपन किया। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप पे आपको 3 या 4 आइकन नजर आएंगे। ये है न्यू फाइल के लिए, ये है न्यू फोल्डर के लिए, ये है रिफ्रेश एक्सप्लोरर के लिए, ये है कोलैप्स के लिए। ये इनका मकसद पहले बता चुका हूँ, अभी बात दोबारा तब बताऊंगा जब ये मकसद में आएंगे, काम में आएंगे। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बन जाएगी। ठीक, जो सबसे पहली फाइल आपने बनानी है वो हमेशा किस नाम से बनानी है? इंडेक्स के नाम से बनानी है। और उसकी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब डॉट के बाद, एक्सटेंशन का मतलब बता रहा हूँ कि अगर एक क्लास में 4 बंदे एक ही नाम को बैठे, चारों का नाम अली, चार तो ये 3 और 4 लोग हैं, चारों का नाम अच्छा, मैं कहूँगा अली, तो कौन बोलेगा? चारों अली बोलेंगे ना। ठीक है, यही है ना। फर्क कैसे करूंगा कि किस तरीके से बुला रहा हूँ? साथ में उनका फादर नेम लगा रहा हूँ, तो फादर नेम क्या हुआ? एक्सटेंशन। तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल हुई है? पहचान की, सही असल पहचान की। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये नाम मुख्तलिफ फाइलों का सेम हो सकता है, तो फिर पहचान किससे होगी? एक्सटेंशन से होगी। डॉट एचटीएमएल। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी फाइल को नाम देते वक्त डॉट के बाद जो कुछ भी होता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल की एक्सटेंशन। तो खैर, जो पहली फाइल बनाएंगे हमेशा उसका नाम क्या देंगे आप? इंडेक्स। एक्सटेंशन क्या देंगे हमेशा? एचटीएमएल। बस यहां तक फर्स्ट टाइम सेटअप था, और उसके बाद हम यहाँ पे कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक दफा रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 क्या था? आपने VS कोड इंस्टॉल करना है। स्टेप 2 क्या था? नया फोल्डर, ये VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद नया फोल्डर बनाना है। स्टेप 3 क्या है? उस नए फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। स्टेप 4 क्या है? एक पहली फाइल बनानी है जिसको हमने क्या कहना है? index.html। दैट्स इट, फिनिश। इसके बाद ये जो index.html की फाइल बनी है ना, इसे फोल्डर में देखने के लिए, देखें, फाइल को देखने के 2 व्यूज होते हैं।
फाइल को देखने के दो पहलू होते हैं या दो पॉसिबल व्यूज होते हैं, एक फाइल का आउटपुट देखना और दूसरा फाइल को एडिट करना। ये जो मैं फाइल को देख रहा हूँ ना index.html, ये इसका कौन सा मॉड देख रहा हूँ? एडिटिंग मॉड। क्या देख रहा हूँ? एडिटिंग मॉड का मतलब है कि मैं यहाँ कोई भी चीज चेंज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिंग मॉड। तो फाइल का एडिटिंग मॉड कहाँ ओपन होता है? VS कोड में। दूसरा मॉड कहाँ होता है कि इस फाइल को जिस फोल्डर में सेव किया है वो फोल्डर डबल क्लिक करके ओपन करें और ये इंडेक्स नाम की फाइल है, इस पे आप क्लिक करें तो ये आपको इसका आउटपुट नजर आता है। तो यहाँ पे आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये फाइल का कौन सा वाला मॉड है? आउटपुट मॉड। जो कुछ भी हम वहां लिखेंगे वो कैसे देखिएगा, मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखता हूँ ना और कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसका आउटपुट देखने के लिए इसको एक दफा रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते आप। समझ आ गई बात? तो एक है फाइल का एडिटिंग मॉड, दूसरा है फाइल का आउटपुट मोड। आउटपुट मोड सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले, जो अभी आप देखें कि आप दराज की इस वेबसाइट पे चेंज कर सकते हैं। ये इसको कौन चेंज कर सकता है? जो इसका डेवलपर है, जिसने ये बनाई है। समझ आइए बात? तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि जब अपनी वेबसाइट बना के डिप्लॉय कर देंगे, फिर पूरी दुनिया को वो विजिबल होगी, पूरी दुनिया उसे देख सकेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है HTML में, जो HTML लैंग्वेज है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि दो एस्पेक्ट्स हैं HTML लैंग्वेज में। आपको एक तो वोकैबुलरी चाहिए, दूसरा उसके ग्रामेटिकल रूल्स चाहिए। फॉर गॉड सेक डोंट कंपेयर इट विद इंग्लिश। इंग्लिश बहुत मुश्किल है, वो 12 टेंस आज तक मुझे समझ नहीं आया। 18 साल, मतलब मुझे तकरीबन कोई 27 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, मुझे आज तक 12 टेंस पूरी तरह समझ नहीं आए। तो इसको वो ना समझिएगा कि वो अंग्रेजी की तरह को बहुत टफ लैंग्वेज है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज, नॉट मंथ्स। यहाँ पे ना HTML में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स, यानी लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ हम लेस देन ग्रेटर देन नहीं करेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? एंगल ब्रैकेट्स। कोई भी चीज जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होगी उसे हम बोलेंगे टैग। क्या बोलेंगे उसे? तो यूं समझे कि एंगल ब्रैकेट टैग को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर HTML मिसाल के तौर पर, अभी आपको नहीं पता HTML क्या है, तो ये HTML क्या है बेसिकली? मैं एब्रीविएशन थोड़ी पूछूं। HTML क्या है? टैग है। आपको कैसे पता लगा टैग है? एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है। वेरी नाइस। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं पी, पी क्या है? टैग है? नहीं है। अगर मैं ये कर दूं ये वाला पी, तो ये टैग है? अब है टैग। तो किसी भी चीज को एंगल ब्रैकेट में लिख दे तो क्या बन जाता है? टैग बन जाता है, दैट्स इट। और यही वोकैबुलरी है HTML की, कि HTML में आपको क्या सीखने होंगे? टैग्स सीखने होंगे। बात समझ आ गई? अब आप देखें कि मैंने सिर्फ एक पी लिखा, उसे एंगल ब्रैकेट में रैप किया, तो उसने ये एक एडिशनल साथ खुद से लिख दिया। ठीक? तो याद रखिएगा कि टैग्स जनरली आर इन पेयर्ड फॉर्म। टैग्स जोड़े की शक्ल में होते हैं। टैग्स की दो अकसाम है बेसिकली, बाज टैग्स जोड़े की शक्ल में होते हैं और बाज जोड़े की शक्ल, जोड़े के मतलब जोड़े को कहते हैं पेयर। तो बाज टैग्स होते हैं जो पेयर्ड होते हैं और बाज होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल होते हैं। तो ये HTML पेयर्ड है अनपेयर्ड है? नहीं, वो ਤੁਸੀਂ अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज रॉकेट साइंस ना मारो ना, जेड़ा कोई लिखिया ਉਹਦੇ मुताबिक जवाब दो। पंजाबी समझ आती है ना? मतलब आपको जो पहले से इल्म पता है ना, क्योंकि मैं बेसिकली ये टारगेट कर रहा हूँ, जैसे ये बेटी है, ये इनका पहला दिन है शायद, इन्होंने पहले HTML नहीं पढ़ी, और भी आप में से कई हैं जिनको फर्स्ट डे। तो आप सिर्फ वो जवाब दें जो कॉन्टेक्चुअल है। HTML जो लिखा हुआ है सामने, वो पेयर्ड है अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है। पैराग्राफ टैग पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। तो पेयर्ड की निशानी क्या है? कि जो टैग का नाम होगा ना, बिल्कुल वही उसके साथ दूसरा टैग होगा, लेकिन विद एन एडिशन ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स इट। बैक नहीं है, फॉरवर्ड है। ठीक है? समझ आ गई बात? तो मैंने बोला टैग, एनीथिंग दैट इज रिटन दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड द एंगल ब्रैकेट इज कॉल्ड एज टैग। टैग्स दो तरह के होते हैं, या वो पेयर्ड होते हैं या वो अनपेयर्ड होते हैं। निशानी क्या है? पेयर्ड का मतलब जो टैग का नाम होगा उसके साथ एग्जैक्टली उसी तरह का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज हो रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग, दैट्स इट। पेयर का ये मतलब है। अगर लाइन में दोनों को अलग अलग लाइन में कर दूं तो ये मतलब है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। फर्क क्या है? सिर्फ स्लैश का। जिसके साथ स्लैश लगा होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग टैग होगा। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने कहा था देख के कि HTML अनपेयर टैग है। अगर मैं ये करूं
HTML, तो अब HTML पेयर्ड टैग है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। तो याद रखिएगा कि VS कोड इतना इंटेलिजेंट है कि इसको खुद ब खुद पता लग जाता है कि कौन सा पेयर्ड है और कौन सा अनपेयर्ड है। तो जो पेयर्ड है उसके साथ वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग लगा देता है। ऑटोमेटिक क्या लगा देता है? क्लोजिंग टैग लगा देता है। अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं जूम आउट करता हूं। अच्छा, नॉर्मली कल मैंने एक मिसाल दी थी कि पेयर टैग्स कैन हैव फर्दर किड्स। पेयर टैग के चिल्ड्रन हो सकते हैं, और किसी भी टैग का चिल्ड्रन का क्या मतलब है? उस टैग के अंदर दूसरा टैग होना। यानी अगर मैं ये लिख दूं तो चिल्ड्रन टैग को कैसे पहचानेंगे आप? एक तो चिल्ड्रन टैग उसको कहेंगे जिसके बाहर सराउंडेड, जिसको किसी और ने रैप किया होगा। अब हेड टैग है ना, हेड क्यों टैग है? क्योंकि एंगल ब्रैकेट में रैप्ड है। ये पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। इसका फादर कौन है? HTML, दैट्स इट। और अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो HTML का चाइल्ड कौन है? हेड। हेड का चाइल्ड कौन है? कोई भी नहीं, वो चाइल्डलेस। ठीक। और अगर मैं चाहूं तो मैं यहां इसका चाइल्ड भी बना सकता हूं। तो अब जैसे कल मैंने इस पे बड़ा बहस की थी, आप रिकॉर्डिंग देखें, मैं अब उतनी डेप्थ में मजीद नहीं जाऊंगा। टाइटल किसका चाइल्ड है? हेड का। हेड किसका चाइल्ड है? तो HTML और टाइटल का आपस में क्या ताल्लुक हुआ? ग्रैंड पेरेंट। HTML टाइटल का ग्रैंड पेरेंट है। उल्टा पढ़े तो टाइटल HTML का ग्रैंड चाइल्ड है, होता है। समझ आ गई बात? तो इसको हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। और मैंने कल ये हायरार्की का लफ्ज, हायरार्की किसको कहते हैं? शजरे को कहते हैं। ठीक है। और जो मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, आप घर जाके ना प्लीज उनको गूगल कर लिया करें, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हायरार्की, ये तो मेरे ख्याल में पता नहीं, हायरार्की नाम की कोई मूवी होगी जिसके सीन्स आ रहे हैं मुझे, बट आई डोंट नो कि इस नाम की मूवी है या नहीं, बट दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। हायरार्की मीनिंग कह लें, ये देख लें उर्दू में क्या दे रहे हैं? दर्जा बंदी। और दर्जा बंदी का मतलब क्या है? जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी ह्यूमन बींग्स की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, और आज हम। तो ये पूरी की पूरी क्या चलती है? हायरार्की चलती है। ठीक है। तो HTML में भी टैग इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। खैर, तो मैंने कल ये बोला था जी कि अच्छा, अगर मैं HTML के अंदर एक और टैग भी लिख दूं, बॉडी, तो अब मुझे बताएं कि बॉडी क्या है? पेयर्ड टैग। आपको ये तो आप पता लग गया है ना, पेयर्ड और अनपेयर्ड का क्या मतलब है? जिसका क्लोजिंग टैग साथ हो वो पेयर्ड होता है, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं हो वो अनपेयर्ड होता है। तो अनपेयर्ड टैग अभी तक हमने कोई पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बता दूंगा, अभी तक सारे पेयर्ड है। अब मुझे बताएं कि बॉडी और HTML का क्या ताल्लुक है आपस में? बॉडी चाइल्ड है, HTML पेरेंट है। यहां देख के बताएं बट इजीली और रिलैक्स हो गए। बॉडी चाइल्ड है, HTML। अब मुझे बताएं कि बॉडी और हेड दोनों किसके अंदर है? HTML के अंदर। तो HTML के कितने किड्स हो गए? 2। HTML के कितने चाइल्ड हो गए? 2। हेड और बॉडी का आपस में क्या ताल्लुक है? चलिए इसको जरा एग्जांपल से, सिबलिंग्स आपस में, सिबलिंग्स है। क्या है? आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। तो तीनों भाइयों का आपस में क्या ताल्लुक होता है? अंग्रेजी में सिबलिंग्स होते हैं, जो एक ही लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब 3 भाई हैं तो सिबलिंग्स का मतलब ये है कि जिनके पेरेंट्स कॉमन हो। यानी आपके पेरेंट भी वही हैं जो आपके दूसरे भाई के हैं, और आपके तीसरे भाई के भी वही पेरेंट है। तीनों के पेरेंट कॉमन है, तो आप तीनों किस लेवल पे हैं? सिबलिंग लेवल पे। और आपके ऊपर जो आपके वालिदैन है वो आपके क्या लगते हैं? फादर। आपके जो दादा है वो आपके क्या है? ग्रैंडफादर। और आपके जो परदादा है वो क्या है? सुपर ग्रैंडफादर। एंड देन सुपर सुपर पता नहीं, आगे अंग्रेजी खत्म हो जाती है हमारी। तो ये रिलेशनशिप चलता है, हेड और बॉडी सिबलिंग, HTML इनका पेरेंट। तो यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। अब यहां से हम प्रॉपर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये अभी कल का रिकैप, तो रिकैप इतना लंबा हो गया तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये जो बॉडी है ना, हमेशा याद रखिएगा कि ये जितना कोड मैंने लिखा है ना 6 लाइनों का, ये हमेशा एज इट इज रहेगा। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे आप। शुरू HTML से करेंगे, और HTML के अंदर 2 डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, हेड और बॉडी। अब जो कहानी शुरू होगी वो सारी की सारी कहां शुरू होगी? बॉडी के अंदर शुरू होगी। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो चीज बॉडी है, आउटपुट में वो बॉडी इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, पूरे के पूरे वाइट एरिया को।
समझ आ गई बात? तो वो जो कोड में बॉडी है, उस बॉडी में जो कुछ भी लिखेंगे वो कहाँ अपीयर होगा? ये इस वाइट स्क्रीन पे। तो ब्राउजर पे, ये वेब ब्राउजर है, क्योंकि नॉर्मल वेबसाइट्स कहाँ खुलती हैं? वेब ब्राउजर में। तो आपने पहली वेबसाइट बना ली है ना, तो एक और चीज नोट कीजिएगा कि मैंने ये जितना कुछ लिखा है ना स्ट्रक्चर, इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आया अभी तक, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जो कुछ भी आप बॉडी के अंदर लिखूंगा वो सारा कुछ यहाँ अपीयर होगा। तो ये जो व्हाइट एरिया है जिसपे आपके वेब पेज या डिजाइन में अपीयर होना होता है, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर। क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर। ठीक। तो एनीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड द बॉडी विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द व्यू पोर्ट ऑफ द ब्राउजर। ठीक। चले, अब जरा कुछ लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, कोई भी टेक्स्ट जैसे ऊपर लिखा था बगैर कुछ लिखे, वो स्ट्रेट अवे यहाँ आ जाएगा। अब किसी भी वेबसाइट पे जो आप देखते हैं, उस पे कितनी तरह की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, आपको कितनी तरह की इंफॉर्मेशन किस किस हालत में देखने को मिल रही है? टेक्सचुअल फॉर्म में, यानी सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है, इमेजेस दिख रहे हैं आपको, और क्या क्या दिख रहा है? आइकन्स दिख रहे हैं, और ये चीज दिख रही है, कोई फॉर्म, कोई चीज लिस्ट की फॉर्म में दिख रही है, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकती है, ये सिंपल पैरा, ये सिंपल टेक्स्ट है, ये हेडिंग है। मतलब कहने का ये है कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके देखेंगे ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है ना, वो 4 या 5 तरह की इंफॉर्मेशन में से, ये 4 या 5 तरह के फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट की हो सकती है। या वो हेडिंग हो सकती है, या वो सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, या वो इमेज हो सकता है, या वो वीडियो हो सकती है, या वो लिस्ट हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो हम अभी देखते हैं। अगर आपको वेब ब्राउजर पे सिंपल टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना हो या टेक्स्ट लिखना हो इस तरह का, तो उसके लिए टैग है, आप इस तरह नहीं लिखते, बल्कि क्या टैग लिखेंगे आप? पी, पी फॉर पैराग्राफ, पी फॉर पैराग्राफ। अब आप जो कुछ भी लिखते हैं ना यहाँ पे, लेट्स सपोज आई एम अ स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई फर्क नहीं है, पहले आप पी के बगैर लिख रहे थे तब भी ऐसे ही आ रहा था, आप पी के अंदर लिखा है तब भी ऐसे ही आ रहा है। तो आई नो दैट्स नो, राइट नाउ यू कांट सी एनी डिफरेंस, बट आप कभी भी कोई चीज, कोई टेक्स्ट किसी टैग के बगैर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप सब कुछ हमेशा किसी न किसी टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। तो जब भी आपको वेबसाइट पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होगा तो आप किस टैग में लिखेंगे? पी में। अब नॉर्मल टेक्स्ट से मेरी क्या मुराद है, उसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इसे पी की बजाय एच लिखता हूं, आपके ख्याल में एच से क्या मुराद है? अब आप आपके बड़े तुक्के भी चलेंगे एचटीएमएल में, देखिएगा इतनी आसान है एचटीएमएल। एच से क्या मुराद है? हेडिंग। ठीक। लेकिन अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जैसे पी था वैसे ही। वो क्यों असर नहीं पड़ेगा? बिकॉज मुझे सिर्फ एच नहीं लिखना बल्कि H1 लिखना है। H1 का क्या मतलब है बताता हूँ। कैन यू सी दिस? आप जरा देखें कि मैंने 2 टैग्स लिखे हैं, एक पी लिखा है, तो दोनों में फर्क क्या है? एक जरा ज्यादा फॉन्ट बड़ा है, उसका बोल्ड है, हाईलाइटेड है, और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे प्लेन टेक्स्ट होता है। तो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन हेडिंग एंड पैराग्राफ? तो जब भी आप किसी भी वेब पेज पे देखते हैं तो बाजू का आपको टेक्स्ट, ये देख रहे हैं इस टेक्स्ट का साइज इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली बड़ा है, तो ये क्या होगा? हेडिंग। और ये क्या होगा? पैराग्राफ। कैन यू सी दिस? तो हाउ कैन यू एक्चुअली प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज? सिंपल, एक टैग आप हेडिंग का और एक पैराग्राफ। और ये हेडिंग का टैग क्या है? पेड है अनपेड है? पैराग्राफ का टैग पेड है अनपेड है? पेड है। तो जब भी आपको टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लिखनी है तो या तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे या किस में लिखेंगे? हेडिंग में लिखेंगे। अच्छा, अब आप कुछ और चीज भी देखेंगे। बाज़ औक़ात हेडिंग्स काफी बड़े साइज में होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये देख रहे हैं मस्ट बाय, इसका साइज देखें, और शॉप और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, इसका साइज देखें, डिफरेंस है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हेडिंग्स है ना, इस हेडिंग के मुख्तलिफ साइजेस अवेलेबल हैं HTML में। अगर आप H2 लिखेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली? आप देख रहे हैं इसका साइज और इसका साइज,
तो जो आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 एक से लेके 6 लेवल्स अवेलेबल है हेडिंग के। तो जो आप H2, H3, H4, H5 लिखेंगे तो साइज हेडिंग का क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसी है जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं ना, वो बायो की, केमिस्ट्री की, उर्दू की, इंग्लिश की, तो जो चैप्टर की मेन हेडिंग है वो क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग। उसके नीचे जो टॉपिक की हेडिंग होती है वो चैप्टर की हेडिंग से थोड़ी छोटी होती है। फिर उसकी जो सब टॉपिक की हेडिंग होती है वो मेन हेडिंग से थोड़ी और छोटी होती है। फिर सब टॉपिक का सब टॉपिक जो होता है उसकी हेडिंग जो है उससे भी क्या होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। क्या बोलते हैं, H1 is level 1 heading, H2 is level 2 heading, H3 is level 3 heading, H4 is level, तो यूं साइज रिड्यूस होता जाएगा। पैराग्राफ एक ही है, वो नॉर्मल सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, उसमें आगे कुछ क्लियर होगी बात। तो आप हेडिंग कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, और हेडिंग मैं आप लिख के नहीं दिखा रहा, लेकिन H3, H4, H5, H6 आप खुद लिखेंगे। उसके बाद अब मुझे बताएं कि वो जो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की है वो नहीं भूलनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरे जावास्क्रिप्ट में आपकी जान नहीं छोड़ेगी और ये पूरे HTML में जान नहीं छोड़ेगी। तो जब भी कोई टैग लिखें आप उसका ताल्लुक जरूर वजह करेंगे, ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है, ये किसका बेटा है, किसका पोता है। तो मुझे बताएं कि P, H1 और H2 आपस में क्या लगते हैं, सिबलिंग्स है। वेरी नाइस। क्यों सिबलिंग्स है, दे ऑल एग्जिस्ट एट द सेम लेवल। अच्छा, ये लेवल ना आप इसकी स्पेसिंग से भी अंदाजा कर सकते हैं। देखें ये एक ही लेवल पे, जो इनका पेरेंट होगा वो एक लेवल पीछे होगा। तो इन तीनों सिबलिंग्स का पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉडी का पेरेंट कौन है, समझ आ गई बात। ओके ग्रेट। मैंने आपको बोला है जी कि किसी भी वेब पेज पे इंफॉर्मेशन या तो हेडिंग की फॉर्म में आ सकती है, या पैराग्राफ की फॉर्म में आ सकती है, या आ सकती है इमेज की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ सकती है, इमेज या पिक्चर की फॉर्म में आ सकती है। जैसे यहाँ पे तो भरमार लगी हुई है पिक्चर्स की, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट मकसद ही है कि लोग कुछ चीज दिखाना ताकि वो खरीद सकें देख के उसे। तो अभी तक हमने जितने टैग्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे, पेड थे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ना एक एक टैग बनाता हूँ यहाँ पे, बल्कि H2 के बाद एक टैग लिखता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ HR। अच्छा, जब आप टैग लिखते हैं ना तो VS कोड ना बड़ा स्मार्ट है। मैं सिर्फ HR लिखा और एंटर प्रेस किया तो वो ब्रैकेट्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो वैलिड टैग होगा तो वो खुद ब खुद ब्रैकेट में रैप कर देगा उसे, ठीक है। तो HR टैग हुआ ना, क्योंकि एंगल ब्रैकेट्स में आ रहा है। पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो ये पहला अनपेयर्ड टैग आपने पढ़ लिया। HR का पर्पस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिएगा मैं इसे सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, कैन यू सी दिस, यानी आई एम अ स्टूडेंट, H2 के बाद HR आ गया, और HR का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप मुझे पूछेंगे वर्टिकल लाइन कैसे लगती है, तो वर्टिकल लाइन के लिए कोई टैग नहीं है, ठीक है, इसलिए कोशिश ना कीजिएगा ठीक है। तो HR क्या है, ये ना आप VR लिख के ट्राई करें, सर जी वो HR तो हो रहा है, VR नहीं हो रहा। तो टैग्स वही अलाउड है जो पहले से डिफाइंड है। आपको मैं कहूँ अंग्रेजी में गो का मतलब आता है बैठना, मानेंगे, गो का मतलब बैठना होता है ना? नहीं, आपको किसने बताया, कैसे पता लगा, हाँ? आपको आपके टीचर ने बताया, तो टीचर झूठ नहीं बोल सकती है सकता। भाई गो का मतलब बैठना होता है, कसम चुरा लो। तो आप क्यों इतने पुख्ता हैं कि गो का मतलब बैठना नहीं होता, कि जिसने लैंग्वेज बनाई है, जिसने लैंग्वेज डिफाइन की है, उसने कह दिया कि गो का मतलब जाना ही होता है, बैठना नहीं होता। समझ आ गई बात। हाँ, आप में अगर इतनी तड़ है तो आप अपनी लैंग्वेज बना के बैठ जाए, उसमें जो वर्ड, जिस मर्जी वर्ड का जो मतलब वो छोटे होते थे ना, हमने फे की जुबान बोली जाती थी। पता है आपको फे की जुबान का, कि हर लफ्ज में फे की एडिशन कर देना, तो फम कफान जफार फे फो काइंड ऑफ अ थिंग। वो एक अपनी इजाद थी ना, तो उसमें जो मर्जी, जिस मर्जी लफ्ज का जो मर्जी मतलब निकाल ले। तो कहने का मतलब ये है कि VR क्यों नहीं है, HR है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने लैंग्वेज बनाई है ना, उसने जो टैग डिफाइन कर दिए हैं और उन टैग का जो मतलब डिफाइन कर दिया वही रहेगा, उससे हम एडिशन नहीं कर सकते। समझ आ गई बात। जैसे आप कहेंगे कि पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग क्यों है, पूरा पैराग्राफ होना चाहिए था। आप अपनी लैंग्वेज बनाए तो पूरा पैराग्राफ लिखने, ये जिसने बनाई है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो अनपेयर्ड टैग का मतलब समझ आ गई बात, कि अनपेयर्ड टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्लोजिंग टैग का मतलब स्लैश के साथ इसकी, अनपेयर्ड टैग को
आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ये खुद अपने अंदर ही क्लोज हो जाता है, इसका सेपरेट क्लोज करने वाला टैग अलग से। दूसरी बात, मुझे बताएं कि ये ऊपर वाले जो पेड टैग्स थे उनके अंदर किड्स हो सकते थे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में स्पेस थी। ये अनपेयर टैग है, इसका चाइल्ड हो सकता है, क्लोजिंग टैग ही नहीं है इसका, समझे, पेयर ही पूरा नहीं बन रहा तो किड्स कहां से आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि जो अनपेयर टैग होता है उसके फर्दर किड्स या चाइल्ड नहीं होते, बस वो वही खत्म। तो इस तरह के बहुत सारे अनपेयर टैग्स हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ एक, अब मैं लगाने जा रहा हूँ इमेज इस तरह का, कि अपनी वेबसाइट पे हम इमेज कैसे लगाते हैं। मैं इस इमेज को किसी एक को डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि जी इमेज कैसे लगाते हैं। सेव इमेज, और इसको डेस्कटॉप पे ले जाएं, इसको कह दें जी बर्ड्स कह दें। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया। अच्छा, इमेज जब लगाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा इमेज लगाना है, ठीक है। तो मैंने इमेज ढूंढ के ये रख लिया, ये वाला इमेज मुझे लगाना है जिसको मैंने बर्ड्स का नाम दिया, ठीक है। कहाँ लगाना है? अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस इमेज को वेब पेज पे लगाना चाहते हैं उस इमेज को उठा के सेम फोल्डर में मूव कर दें। जिस फोल्डर में आपने इंडेक्स की फाइल सेव की है, आप कहेंगे ये क्या जरूरी है ये काम करना? तो जरूरी नहीं है, रेकमेंडेड है, ठीक है। तो रेकमेंडेड का मतलब ये है कि अच्छी प्रैक्टिस ही है। तो मैंने सबसे पहले इसे इस फोल्डर में मूव कर दिया। तो अब जिस फोल्डर में मेरी एक ही फाइल पड़ी थी ना इंडेक्स की, अब उसमें साथ में क्या आ गई? ये जीपीजी पिक्चर है और ये एचटीएमएल की फाइल है। यहाँ आप इनकी टाइप्स भी देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड्स की जो फाइल है, ये जो पिक्चर है, वो यहाँ आ जाए आई एम अ स्टूडेंट के नीचे या उसके सामने, ठीक। तो वेब पेज पे पिक्चर लगाने के लिए क्या टैग होना चाहिए? कुछ तुक्का लगा दें। जैसे देखें, कॉमन सेंस बहुत चलता है यहाँ पे, आपका चलेगा, आपको पहले से पता है। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग था? हेडिंग के लिए कौन सा टैग था? एच, ठीक है। तो इमेज के लिए कौन सा टैग होना चाहिए? हाँ, आईएमजी। कौन सा होना चाहिए? आई। कौन सा होना चाहिए? अच्छा, जिन्होंने आईएमजी बोला ना उन्होंने पहले से एचटीएमएल थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, वरना आईडिया को रॉकेट साइंस वो भी नहीं मार रहे इसलिए पहले वो जवाब नहीं देंगे। आपको थोड़ी बहुत एचटीएमएल पहले से आती है? ये बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आपको आती है? आपको भी आती है? बिल्कुल नहीं आती। आपको भी आती है? जो भी जवाब मैं पूछूंगा ना, ये 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 तीनों बंदे जवाब दें। मतलब जवाब से मुराद जो तुक्का लगाने वाला काम है, ताकि मैं सेंस कर सकूं कि उनका कॉमन सेंस कहां तक काम करता है। तो इमेज के लिए कौन सा टैग होना चाहिए? एक ने कहा आई, एक ने कहा, आपके तुक्के थोड़े 2 दिनों में सीधे हो जाएंगे। इमेज के लिए IMG, ठीक। इमेज के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होगा? IMG। तो मैं यहां पे लिखूंगा IMG। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IMG पेड टैग होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए? पेड होना चाहिए। क्यों? इमेज के अंदर कोई मजीद इमेज डाल सकते हैं हम? किसी एक इमेज के अंदर दूसरा इमेज तो डाल ही नहीं सकता भाई। तो ये क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आती ना कि एक इमेज के अंदर दूसरा इमेज डालने से क्या बनाते, तो आप रटा लगा लेंगे, इमेज अनपेड है। इमेज क्या है? अनपेड है। अच्छा, जब मैंने इसे सेव कर दिया और यहाँ पे वापस गया तो कोई इमेज नहीं आया। कि इमेज के टैग को क्या ख्वाब आएगी कि कौन सा इमेज लगाना है? तो जब भी हम इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे ना, तो साथ ये भी बताएंगे कि इमेज कौन सा लगाना है, ठीक है। तो ये पहली दफा बताने लगा हूं कि किसी भी टैग नेम में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही, एंगल ब्रैकेट के बाहर नहीं, एंगल ब्रैकेट के अंदर ही जो चीज लिखूंगा इसे कहूंगा ये उसका एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट। क्या है? जैसे दुनिया में हर शख्स के हर चीज के एट्रीब्यूट होते हैं। आपका नाम क्या है? सुफियान। आपकी तालीम क्या है? ओके। सुफियान और सेकंड ईयर, ये मैं कहूँ कि ये एक शख्स है, तो इनकी पहचान होगी। शख्स तो वो भी है, वो भी है, वो भी है, सबकी अपनी अपनी पहचान कैसे होगी? तो पहचान किस चीज से होगी किसी शख्स की? उसके नाम से, उसके वालिद के नाम से, उसकी क्वालिफिकेशन से, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें जो बोली हैं ये इनके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है इनके? समझ आ गई बात? इनकी हाइट कितनी है, इनका वेट कितना है, इनकी कास्ट क्या है, ये सारी की सारी चीजें इनके एट्रीब्यूट्स में आ रही हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो किसी टैग की
जो किसी टैग को एक्सप्लेन करते हैं, या किसी टैग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, यूं समझ लो। जैसे आपके एट्रीब्यूट्स आपके बारे, किसी शख्स के एट्रीब्यूट्स उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही ये जो टैग है ना H1, इसका कोई एट्रीब्यूट अभी तक नहीं है, इसका भी कोई, लेकिन हो सकते हैं। तो इमेज का एक एट्रीब्यूट क्यों जरूरी है? क्योंकि यार उसको ये भी तो बताना है कि तुमने पिक्चर कहां से उठा के लगानी है। तो वो कौन सा एट्रीब्यूट है इमेज का? SRC। SRC का मतलब सोर्स। सोर्स का मतलब, वैसे सोर्स का मतलब मैं बताऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मम्बा। गॉट इट। तो सोर्स का मतलब आसान बात में ये है कि कहां से लानी है पिक्चर, कहां से उठा के लानी है, ठीक है। तो आप इस सोर्स के अंदर सिंपली इमेज का नाम दे देंगे। अगर वो इमेज सेम फोल्डर में होगा, सेम फोल्डर में नजर आ रहा है ना, तो मैंने लिखा buds.jpg। तो जेपीजी इमेज की वो है, एक्सटेंशन है। अब अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा और इसे क्लिक करूंगा तो कैन यू सी दिस। तो याद रखिएगा कि अब आज आपने एक दो चीजें नहीं पढ़ी हैं। एक तो अनपेयर टैग क्या होता है, और उससे भी ज्यादा आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट नई चीज है कि टैग्स में एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स दोनों टैग्स के हो सकते हैं, पेयर टैग्स के भी हो सकते हैं और अनपेयर टैग्स के भी हो सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स करते क्या है? दे स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। यानी इमेज का एक टैग था, हमें पता लग गया कि इमेज का टैग इमेज लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिर्फ टैग कुछ नहीं कर सकता जब हम उसके एट्रीब्यूट में जाके ये बताएंगे कि वो इमेज पड़ा कहाँ पे हुआ है, उस इमेज का नाम क्या है और इस इमेज की एक्सटेंशन क्या है। तो SRC क्या है? एक एट्रीब्यूट है, किसका? इमेज का। समझ आ गई बात? तो अब आप इस तरह से जितने मर्जी चाहें इमेज लगा सकते हैं। नॉर्मली वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट में ना बच्चे अपनी तस्वीर लगा के तो खुश हो रहे होते हैं, हाँ ऊपर हमने नाम लिख लिया, नीचे हमारी तस्वीर आ गई है। खैर कंग्रेचुलेशन, आपने पहला वेब पेज बना लिया, उस वेब पेज में कोई एक्टिविटी भी कर दी है। तो अब आप अगेन रिलेशनशिप ना याद रखें, इमेज P, HR, H2, H1 इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है? सिबलिंग। बात सिबलिंग्स अनपेयर्ड हैं, बात सिबलिंग्स पेयर्ड हैं। यूं समझ लें कि कुछ बच्चों की शादी हो चुकी है, कुछ की अभी नहीं हुई। समझ आ गई? तो इन सब का पेरेंट बॉडी, और हाँ इन सब का ग्रैंड पेरेंट एच नेम है, ठीक है। हेड का कोई चाइल्ड अभी तक नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा। जब इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो उसके भी क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो मैंने बोला है कि आप वेब पेज पे इंफॉर्मेशन या तो पिक्चर की फॉर्म में लगा सकते हैं, या हेडिंग के फॉर्म में लगा सकते हैं, या पैराग्राफ की फॉर्म में लगा सकते हैं। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि सर जी ये क्या बात हुई कि आई एम अ स्टूडेंट हमने लिखा, तो उसके आगे इतनी सारी स्पेस बाकी है, तो आई एम अ स्टूडेंट ये दूसरा वाला उसके सामने क्यों नहीं आया, उसके नीचे क्यों आ गया? फिर आप कहेंगे जी ये जो HR है ये इसके सामने लाइन क्यों नहीं लगी, नीचे क्यों लग गई है? यानी ये सारी चीजें ऊपर से नीचे फ्लो में क्यों आ रही हैं? आमने सामने लाना हो तो क्या करेंगे? दिस इज वेयर CSS कम्स इनटू प्ले। मैंने बोला था कि किसी चीज को आपने प्लेस करना हो ना वेब पेज पे, तो वो आप HTML से करेंगे। स्ट्रक्चर बन गया, अब इसकी डेकोरेशन करनी है, अपनी मर्जी की प्लेसमेंट करनी है, अपनी मर्जी का कलर देना है, अपनी मर्जी की विड्थ देनी है, अपनी मर्जी की हाइट देनी है। तो ये सारा का सारा काम किसमें होगा? क्योंकि इन सारी चीजों का ताल्लुक किससे है? मेकअप से, सजावट से, डेकोरेशन से, स्टाइलिंग से। तो स्टाइलिंग होती है CSS। खैर अभी CSS में पहुंचने से पहले हम कुछ मजीद चीजें करते हैं, फिर हम CSS में इसकी जाके स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो बता दें। ओके, अब नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी होती हैं वेब पेजेस पे जो हमें इस तरह से अपीयर होती हैं। कैन यू सी दिस? 1 2 3, या कैन यू सी दिस? 5 4 3 2 1, या कैन यू सी दिस? तो ये आपको नहीं लग रहा कि एक पूरी लिस्ट बन रही है? लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक। वर्ड कितने लोगों ने यूज किया हुआ? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज किया? MS वर्ड नहीं यूज किया? और आपने यूज किया? आपने भी यूज? पूरा वेब डेवलपमेंट तो कोर्स कर बैठे हैं, तो वेब आज तक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं यूज किए थे। आपने यूज किया? ओके, यूज किया करें, अच्छी बात है, अच्छी चीजें हैं। पता नहीं आप क्या यूज करते रहते हैं। फेसबुक किसने यूज किया हुआ? सबने ना। टिकटॉक किसने यूज किया हुआ? कम दिशा है, एक बंदे भी यूज नहीं की थी होनी। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई देखें, जब आपने कोई चीज हेडिंग की फॉर्म में लिखनी हो तो आपको टैग पता लग गया कि
H1 से H6 तक लिख सकते हैं। जब कोई चीज नॉर्मल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी हो तो आपको पता लग गया जी कि आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे। जब कोई चीज लिस्ट के फॉर्म में लिखनी हो, लिस्ट क्या होता है, आपको घर वालों ने कहा है जी कि सौदा लाना है और उसमें 15-20 आइटम्स है, तो आपको भूल सकता है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे जी हमें लिख के दे दे। वो कैसे लिख के देंगे? हेडिंग्स की फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे ना, ये पैराग्राफ की फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे ना, वो क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के फीचर्स क्या होते हैं जरा ये देख लें, मैंने वर्ड इसलिए खोला है। मैं लेट सपोज सब्जी मंगवाई है घर वालों ने, मैं लिखता हूँ जी प्याज, ठीक है, आलू, मैं लिखता हूँ टमाटर, आप अंग्रेजी में लिख लें अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, मैं लिख लेता हूँ जी अदरक। फॉर एग्जाम्पल ये सामान मुझे लाना है, तो ये यूं अच्छा लगेगा, ये यूं ज्यादा सेंस बनाता है, या डज इट मेक्स मोर सेंस, या डज दिस मेक मोर सेंस? ये वाला ज्यादा सेंस बनाता है, पूरी एक लिस्ट बन रही है। इससे भी ज्यादा अच्छा ये चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाती कि हर एक लिस्ट के साथ कोई लाइन या बुलेट्स लगे हों। आपने अक्सर देखा होगा दुकानदार या जो शॉपिंग मॉल वाले बिल्स बनाते हैं तो वो इसी तरह लिस्ट की फॉर्म में बने होते हैं। और इससे भी ज्यादा अच्छा होता कि अगर आपको ये डॉट्स के बजाय नंबर लिखे होते, ताकि आपको नंबर पता लगे लिस्ट में, वन, नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये हो। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को इस तरह एक खास तरतीब में फॉर्मेट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लिस्ट है। लिस्ट की दो टाइप्स हैं। ये जो लिस्ट है इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी शुरू में नंबरिंग नहीं है, तो आप नीचे वाले आइटम को उठा के ऊपर ले जाए, ऊपर वाले को नीचे आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पीछे बुलेट्स लगे हुए हैं, यानी इसके ऑर्डर मैटर। लेकिन अगर मैं इसको ये कर दूं तो ये क्या कहलाती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहलाती है? क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे वाले आइटम को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो HTML में भी हमें अक्सर लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे ये बताएं यहां देख के कि लेट सपोज अगर ये लिस्ट है, ये वाली सारी की सारी लिस्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये लिस्ट है, ये तो कंफर्म है। ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है? अनऑर्डर्ड है, वेरी नाइस। ऑर्डर्ड होती तो क्या होता, पीछे नंबरिंग लिखी होती। अगर कुछ भी ना हो या बुलेट्स हो तो वो क्या होगी, अनऑर्डर्ड होगी। ये भी एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें कितने आइटम्स हैं, 8 आइटम्स हैं। तो मैंने दो लफ्ज बोले हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा लिस्ट के अंदर क्या होता है, आइटम्स होते हैं। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो इस पूरी को इकट्ठा हम क्या बोलेंगे, लिस्ट, और इसके अंदर एक चीज को क्या बोलेंगे, लिस्ट का एक आइटम। तो टोटल आइटम इस लिस्ट के अंदर कितने हैं, 4 है। समझ आ गई बात? तो अब इसका क्रक्स ये है, दो तरह की लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और एक को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों लिस्टों के अंदर क्या होता है, आइटम्स होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं, जितने आपको चाहिए लिख लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब यहाँ पे आए वापस, तो HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या टैग नेम होना चाहिए, तुक्का? वो तीन लोग जवाब देंगे, वो तीन लोग जवाब देंगे। अनऑर्डर्ड, एक मिनट चुप करें, अनऑर्डर्ड लिखने के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या टैग नेम होना चाहिए, तुक्का, 100% तुक्का। UL, UN, क्या होना चाहिए? ये पीछे इमाम साहब के नहीं करना, अपना अपने अपने दिमाग में नहीं, नहीं उसने कहा दिया UL तो पीछे इमाम साहब के, अल्लाह अकबर है जी बेटा। UNO, गुड। आई मीन एटलीस्ट थिंक ऑफ योर, आपने क्या सजेशन दी थी, UL, आपने क्या सजेशन दी थी, UN, ठीक है, आप करेक्ट है। देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट, कोशिश करें कि वो जो नाम में बोल रहा हूं ना उन नामों से टैग का नाम डिडक्ट करें। यू अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब यू से अनऑर्डर्ड और L से लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, टैग। तो ये पेयर्ड क्यों है, कॉमन सेंस तुक्का, क्योंकि लिस्ट के अंदर क्या होता है, आइटम्स होते हैं ना, तो इसलिए पेयर्ड है कि इसके अंदर भी कुछ आना है, इसके चाइल्ड आने। अच्छा, लिस्ट आइटम के लिए क्या टैग होना चाहिए, तुक्का आगे, लिस्ट आइटम के लिए टैग नेम क्या होना चाहिए बेटा? सिर्फ 3 लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, बाकियों को माजरत के साथ। LI, क्या होना चाहिए बेटा, LI, क्यों, लिस्ट आइटम, लिस्ट का पहला L, आइटम का पहला I, दैट्स इट। तो लिस्ट आइटम में क्या होता है, वो टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यार अंग्रेजी में लिख लेते हैं, क्या जरूरत है तरद्दुद करने। तो आइटम्स कितने हो सकते हैं UL के अंदर, जितने आपको चाहिए हो सकते हैं।
जब एक लिख लिया, इसी को कॉपी पेस्ट करें नीचे 2 3 4 दफा। इसको लिख दें जी पोटैटो, इसको लिख दें जी टोमेटो, इसको लिख दें जी गार्लिक। अब वापस आए और अपने आउटपुट पे आके यहाँ पे आके ये देखें कौन सी लिस्ट बनी। अब अगर मुझे इसे ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा? क्या चेंज कर, क्योंकि हम ज़ाहिर है मैनुअली तो कुछ नहीं कर सकते ना वहां के साथ। क्या चेंज टैग में करें तो नंबर आ जाएंगे? यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग नेम क्या था, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग नेम क्या होना? मैंने कहा था ना, तो क्या आपके सही होना शुरू हो जाएंगे एक ही दिन में, वो होना शुरू हो गया ना। तो ओ एल फॉर, यू एल फॉर, और अंदर एल ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो ओ एल हो या यू एल हो, उसके अंदर लिस्ट आइटम तो लिस्ट आइटम ही रहते हैं। सिर्फ मैंने ओ एल बाहर चेंज कर दिया। यहाँ वापस आए, कैन यू सी दिस? अब आपका सवाल हो सकता है सर जी हमें चाहिए ही नहीं, बुलेट के नंबर चाहिए ही नहीं, जैसे इसने किया है। तो वंस अगेन दैट इज द प्लेस वेयर सीएसएस कम्स इनटू प्ले। क्योंकि हम किसी चीज की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, किसी चीज की अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं। तो अपीयरेंस चेंज करने का मतलब क्या होता है? मेकअप। क्योंकि फीमेल को ज्यादा पता है, बिफोर एंड आफ्टर टोटली अपोजिट होता है, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद। तो अब आप जब भी आप किसी चीज की अपीयरेंस को, सॉरी माइंड नहीं करना, जस्ट ये आई मीन थोड़ी सी आदत है आप लोगों को इसकी अट्रैक्टिव या अटेंटिव रखने के लिए। तो किसी भी चीज के अपीयरेंस चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? सीएसएस। तो अभी अगर आप मुझे कोई बंदा ये कह रहा है जी कि आप इसके टैग ये जो नंबर्स हैं, ये बुलेट है, रिमूव करके दिखाएं, तो आई वोंट बी एबल टू डू इट अनलेस वी टॉक अबाउट सीएसएस। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एचटीएमएल की बात करें कि एचटीएमएल में स्ट्रक्चर बनता है, सीएसएस में उसकी जाके अपीयरेंस या स्टाइलिंग चेंज होती है। एनीवे, कितने टैग्स पढ़ लिए हमने? मैंने कहा था वोकैबुलरी है, तो अब वोकैबुलरी मुश्किल है। आपको मैं आइंदा कहूँ कि पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होगा, तो क्या कहेंगे आप? ये मुश्किल था, याद रखना मुश्किल है। मैं कहूँगा मुझे हेडिंग लिखनी है तो क्या, कौन सा टैग इस्तेमाल करूँ, क्या कहेंगे? H1 से H6 तक कोई भी लिख देंगे, आपको डिपेंड करता है बड़ी हेडिंग चाहिए, छोटी चाहिए, उससे छोटी चाहिए। मैं आपको कहूँगा मुझे लिस्ट बनानी है तो कौन सा टैग इस्तेमाल करूँ, क्या कहेंगे? आप पूछेंगे कौन सी लिस्ट बनाना चाहते हैं, यूएल या एल आई? मैं कहूँगी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ, आप मुझे बता देंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि मैं इमेज लगाना या पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आईएमजी का टैग यूज करें। मुश्किल सी वोकैबुलरी। तो एक ही दिन में आपको कितने याद हो गए टैग? 5 6 याद हो गए ना? टोटल कितने? 20 से 25 मैक्सिमम बिगेट चीज तक जाएंगे बस। तो 7 तो आज ही याद होगा। इसका मतलब है इट्स अ मैटर ऑफ 3 डेज ओनली। ठीक है, तो एचटीएमएल इज सो सिंपल। हाँ, जो चीज ट्रिकी है ना वो इसकी डेकोरेशन है। क्योंकि मेकअप में आपको पता है ज्यादा सुर्खी ज्यादा लग जाए तो बहुत ओवर हो जाता है, लिहाजा उसको जरा बैलेंस काम करके लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सीएसएस में हम इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको थोड़ी सी अटेंशन या तवज्जो देने की जरूरत है। यहाँ तक किसी को मसला है, प्रॉब्लम है, तो वो पूछ लें। ओवर विद द टाइम। मुझे पता है कि मैं बहुत स्लो हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले कल माजरत कर चुका था कि पहला हफ्ता तकरीबन 3 4 दिन ना थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि आप पूरी डेप्थ क्लियर करनी है। जब एकदम फाउंडेशन हमारी तगड़ी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएंगी, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं आखिरी, बिफोर क्लोजिंग। एलआई का पेरेंट कौन है? मतलब चढ़ले से क्यों नहीं बताते यार, सामने लिखा पड़ा है। एलआई का पेरेंट कौन है? ओएल। ओएल का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी का पेरेंट कौन है? ठीक, उल्टा पढ़े तो एचटीएमएल के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन कौन है? हेडर और बॉडी के कितने चिल्ड्रन है? छह। 1 2 3 4 5 6। तो ये एलआई क्या बॉडी के चिल्ड्रन नहीं है? नहीं है। स्ट्रेट अवे जवाब आना, ये नहीं है। ये पोते हैं उसके, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, यानी ग्रैंड चाइल्ड है। तो ओएल के कितने चाइल्ड है? मुश्किल है, इसको हायरार्की बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। और ये मैं हर रोज याद कराऊंगा आपको, हायरार्की नहीं बोलते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसके बगैर तो आप हिल ही नहीं सकते। हायरार्की बहुत ज्यादा काम आती है। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। एनी क्वेश्चन? तो
एक चीज मैं आपको बार बार पहले दिन से मना कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंस